हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ यश। तो आधुनिक भारत के डिस्कशन की इस सीरीज़ में हमने अब तक देख लिया था कि ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के प्रति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या नीतियां अपनाई थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि ब्रिटिशर्स ने भारतीयों की शिक्षा से संबंधित क्या नीतियां अपनाई थी, मतलब ब्रिटिशर्स की एजुकेशनल पॉलिसीज़ कैसी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स का उद्देश्य क्या था इस पॉलिसी को लाने का, एजुकेशनल पॉलिसीज़ को लाने का। तो भारतीयों को शिक्षा देकर ब्रिटिशर्स चाहते थे कि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो हमें प्रशासनिक क्षेत्र में सहायता प्रदान करे और यह वर्ग एक सामाजिक आधार और मजबूती प्रदान करेगा उनके प्रशासन को। और जब भारतीयों को शिक्षा दी जाती तो एक ऐसे वर्ग का भी उदय होता जो उनके ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं को पसंद करता और जिससे ब्रिटिशर्स को एक बाजार प्रदान होता भारत में। मतलब ब्रिटिश पूर्णतः अपने औपनिवेशिक हितों के लिए भारतीयों को शिक्षित करना चाहते थे। और तो और ब्रिटिशर्स कहते थे कि उनके ऊपर वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी लागू होती है, मतलब श्वेत नस्ल का भार का सिद्धांत। मतलब ब्रिटिशर्स की जो स्किन है ना वो वाइट है और उन पर भार है। गॉड ने उनको एक ये दिया है, जिम्मेदारी दी है कि वो जो ब्लैक स्किन के जो पीपल हैं या फिर भारतीय लोग हैं उनके हितैषी बने और उनको शिक्षित करें जाकर। तो ये वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी तो सिर्फ कहने के लिए थी, बाकी ब्रिटिशर्स की शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य था कि वे अपने औपनिवेशिक हितों को भारत में पूर्ण कर सकें। तो अब देखते हैं कि शिक्षा का विकास किस तरह से हुआ ब्रिटिश भारत में। तो जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी तो उस समय जो न्यायिक विभाग था वहाँ पर संस्कृत और पारसी के विद्वानों की बहुत ज़रूरत थी। तो संस्कृत और पारसी की शिक्षा देने के लिए कंपनी ने अपनी आवश्यकता के अनुसार भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जहां पर संस्कृत और पारसी की शिक्षा दी गई और उन्हें ही न्यायिक विभाग में नियुक्त भी किया जाता था। फिर आगे चलकर ईसाई मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा पर बल दिया जाने लगा। इसी के तहत सेरामपुर में शिक्षा का प्रसार होता है और सेरामपुर ट्रायो का विकास होता है, जिसमें विलियम कैरी, मार्समैन और वार्ड ने मिलकर पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया। लेकिन अभी भी कंपनियों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की ज़रूरत थी। तो उसी समय 1813 का अधिनियम लाया जाता है और जिसमें कहा जाता है कि शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और उसी समय विलियम बेंटिक के काल में आंग्ल प्राच्य विवाद भी होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था। तो हुआ यूं कि विलियम बेंटिक के काल में लोक शिक्षा समिति थी जिसमें 10 सदस्य होते थे और जो शिक्षा संबंधी नीति बनाते थे और उनके लिए सुझाव भी देते थे। तो इसी महासमिति में 2 गुट बन गए थे, एक आंग्लवादी और दूसरा प्राच्यवादी। अब यहाँ आंग्लवादियों में थे ट्रेवेलियन और मैकाले और प्राच्यवादियों में थे जेम्स प्रिंसेप और हेनरी थोबे प्रिंसेप। तो अब विवाद इस बात पर था कि भारतीयों को दी जाने वाली शिक्षा का विषय क्या होगा और शिक्षा का माध्यम क्या होगा। तो विषय संबंधी विवाद में तो सहमति बन गई थी दोनों पक्षों की कि आधुनिक शिक्षा दी जाएगी और वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। लेकिन अब विवाद था भाषा के चयन पर कि किस माध्यम में शिक्षा दी जाएगी भारतीयों को। तो प्राच्यवादी जो प्रिंसेप बंधु थे वो चाहते थे कि शिक्षा स्थानीय भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। और क्यों चाहते थे? क्योंकि ये जानते थे कि परंपरागत संस्कृत और पारसी भाषाओं में यदि हम शिक्षा देते हैं तो ये जो देश है भारत वो भाषा और जातिगत आधार पर बंट जाएगा और ब्रिटिशर्स को इसमें प्रशासन करने में आसानी होगी। इसलिए वे चाहते थे कि परंपरागत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देनी चाहिए। तो वहीं आंग्लवादी थे जो कहते थे कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, तभी ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। वो कहते थे कि संस्कृत जो है वो निम्न स्तर की भाषा है। मैकाले ने तो ये स्टेटमेंट तक दे दिया था कि यूरोप के किसी एक पुस्तकालय की एक अलमारी में रखी हुई सारी बुक्स जो हैं वो भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से बढ़कर हैं। मतलब मैकाले ने एक तरह से सारे भारतीय और अरब साहित्य को बिल्कुल निम्न स्तर का बताया था। तो चलिए ये तो था आंग्ल प्राच्य विवाद जो आंग्लवादियों और प्राच्यवादियों के बीच चलता रहा। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि शिक्षा के माध्यम के लिए अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत अपनाया जाता है, जिसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो इस थ्योरी के अनुसार भारतीयों में उच्च स्तर पर जो उच्च वर्ग के भारतीय हैं उन्हें शिक्षा अंग्रेजी में दी जाएगी और यह हायर क्लास अपने भारतीयों के लोअर क्लास वाले लोगों को
अपनी स्थानीय भाषाओं में जाकर शिक्षा प्रदान करेंगे। तो अब ऐसी थ्योरी लाने से ब्रिटिशर्स को ये फ़ायदा हुआ कि ब्रिटिशर्स ऐसे भारतीय वर्ग का निर्माण करने में सक्षम हो गए जो दिखने में रक्त रंग में तो भारतीय था, लेकिन आचार विचार और व्यवहार में पूर्णतः ब्रिटिश था। और जनसाधारण और सरकार के बीच ब्रिटिशर्स को एक द्विभाषी व्यक्तित्व, मतलब आम जनता और अधिकारियों के बीच एक ट्रांसलेटर मिल गया था जो इंग्लिश के साथ साथ स्थानीय भाषाओं का भी ज्ञान रखता था। लेकिन अब लास्ट में हमें ये बात देखने मिलती है कि जो ब्रिटिश की शिक्षा नीति थी वह असफल रही थी। असफल क्यों रही थी? क्योंकि जो उच्च भारतीय वर्ग थे ना, वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी पद प्राप्त कर लेते थे और अपने अपने कार्यों में लग जाते थे। इसलिए इसका परिणाम ये होता था कि जो लोअर क्लास है और जो आम भारतीय हैं उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी और भारत में अब सार्वजनिक शिक्षा का कोई औचित्य नहीं रह गया था। और तो और ऐसी शिक्षा नीति लाने पर अंग्रेजों ने शिक्षा का दायित्व सरकार से हटाकर अब भारतीय, मतलब हायर क्लास के भारतीयों पर डाल दिया था। चलिए, तो अब तक बात किए थे हमने कि ब्रिटिशर्स की एजुकेशनल पॉलिसीज़ कैसी रहीं। तो अब देख लेते हैं कि इन एजुकेशनल पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट कैसा रहा। मूल्यांकन करते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़े इसके। तो अब पहले बात करते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की। तो सकारात्मक प्रभाव इस तरह से पड़ा कि आधुनिक शिक्षा ने एक ऐसे भारतीय मध्यम वर्ग को जन्म दे दिया था जिसने ब्रिटिशर्स के औपनिवेशिक नीतियों का असली चेहरा भारतीयों के सामने प्रकट किया और इसी ने आगे चलकर राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व भी किया। और फिर आगे आधुनिक विषय और विचार भी लोकप्रिय होने लगे थे, जैसे जनतंत्र, स्वतंत्रता, मानवाधिकार जैसे विचार बहुत लोकप्रिय हो गए थे और लोग एकजुट होने लगे थे अपने राष्ट्र के प्रति। राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ने लगी थी। और उसी समय 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन हुए थे उसके कारण छुआछूत, अंधविश्वास और धार्मिक कर्मकांड जैसे चीज़ों का भी खात्मा होने लगा था। फिर आगे चलकर पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से भी ब्रिटिशर्स का विद्रोह शुरू हो गया था। और इसी संदर्भ में कहा भी जाता है कि पश्चिमी हथौड़े से भारत ने पश्चिम की बेड़ियों को ही तोड़ दिया। पश्चिमी हथौड़े का मतलब इसमें है कि अंग्रेजों की जो प्रशासनिक नीति थी, राजनीतिक सुधार थे और रेलवे और शिक्षा का जो विकास हुआ था, उससे प्रेरित होकर भारतीयों ने ब्रिटिश प्रशासन की ही समाप्ति कर दी। तो ये तो बात थी सकारात्मक प्रभावों की। अब बात करते हैं ब्रिटिश शिक्षा नीति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स की यह शिक्षा प्रणाली बहुत महंगी थी और भाषा भी अंग्रेजी थी, तो बड़ी संख्या में आम जनता निरक्षर रह गई थी और सिर्फ हायर क्लास ही इस शिक्षा का लाभ ले पाया था। और इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षित वर्ग और जनसाधारण के बीच की दूरियां बढ़ने लगी थी तथा ये एजुकेटेड क्लास भारतीय संस्कृति को निम्न कोटि का समझने लगा था और पश्चिमी मूल्यों को आंख बंद करके उनका अंधानुकरण करने पर बल देने लगा था। और ब्रिटिशर्स ने शिक्षा तो दी, लेकिन महिला शिक्षा की अवहेलना की थी और महिलाओं को शिक्षा नहीं दी थी, ना ही बजटीय सहायता दी जाती थी महिलाओं के शिक्षा के लिए। और एजुकेशन में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बल नहीं दिया गया था, सिर्फ उतनी शिक्षा प्रदान की जाती थी जिससे ब्रिटिश के प्रशासन को लाभ हो। और ज़्यादातर शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ डिग्री प्राप्त करना हो गया था, मतलब शिक्षित बेरोजगार की भी संख्या बढ़ने लगी थी। और अगले कुछ सेशन में हम जल्दी बात करेंगे कि इन्हीं शिक्षा संबंधी नीतियों ने आगे चलकर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया था। तो अब इस शिक्षा नीति का अध्ययन करने के बाद अंत में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो शिक्षा नीति थी वह औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। ब्रिटिश सिर्फ शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग तैयार करना चाहते थे, लेकिन एक शिक्षित मध्यम वर्ग तैयार होने से इसी मध्यम वर्ग ने पश्चिमी मूल्यों का असली चेहरा हमारे सामने लाया और जिसे आगे चलकर विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी देखा गया। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब हमें आगे बात करनी थी भारतीय प्रेस और समाचार पत्रों की, उनका विकास कैसे हुआ और विभिन्न जो शिक्षा से संबंधित आयोग गठित हुए हैं उनके बारे में भी। लेकिन उस टॉपिक को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जनजातीय विद्रोह और कृषक विद्रोह विभिन्न किस तरह से हुए भारत में, उनका रीज़न क्या था और इन विद्रोहों का परिणाम भी देखेंगे कि परिणाम हुआ क्या एक्चुअली। तो रेगुलरली इन लेक्चर्स की अपडेट पाने के लिए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर्स को शेयर भी कीजिए और यदि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आई एम यश डैरिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।